आज का टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता की देन। क्या रहेगा? हड़प्पा सभ्यता की देन। ठीक है। या उपयोगिता, या उपयोगिता या महत्व या प्रभाव। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की देन, उपयोगिता, महत्व और प्रभाव एक ही बात है। क्वेश्चन का लिखने का तरीका एक ही रहेगा। आज की जो क्लास है वो मुख्यतः उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए है जिनमें मुख्य परीक्षा या लिखित परीक्षा होती है उनके लिए। आज की जो क्लास है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न या वनडे एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की देन, उपयोगिता या महत्व या उसके प्रभाव क्या रहे हैं। या हम कहें सीधी सी बात कि जो चीजें हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में देख रहे थे उन्हीं चीजों को बाद के कालों में देखा गया है क्या? ठीक है। या वर्तमान समय में उन्हीं चीजों को हम अनुसरण कर रहे हैं या उन्हीं चीजों को देख रहे हैं, वो सारी चीजें हम आज के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है। तो तो इन हड़प्पा सभ्यता की देन को समझने के लिए हम उसे बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला बिंदु रहेगा अपना कौन सा? राजनीतिक क्षेत्र। तो राजनीतिक क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता की क्या देन रही है? राजनीतिक राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र। उसके बाद देखेंगे हम सामाजिक क्षेत्र। कौन सा? सामाजिक क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम आर्थिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? आर्थिक क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम धार्मिक क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र। ठीक है। कौन सा क्षेत्र? धार्मिक क्षेत्र। इसके बाद देखेंगे हम नगर नियोजन। नगर नियोजन कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है उसके बाद में जो उस नगर नियोजन का अनुकरण किन किन कालों में हुआ और क्या वर्तमान में भी उस नगर नियोजन का जो है अनुकरण किया गया भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। ठीक है। अगला जो क्षेत्र रहेगा हमारा, अगला क्षेत्र रहेगा कला का क्षेत्र। कला क्षेत्र। ठीक है। तो अगला कौन सा है? कला क्षेत्र। तो सिंधु सभ्यता की देन या उपयोगिता या महत्व या उसके प्रभाव देखेंगे हम भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो सिंधु सभ्यता की जो प्रभाव है या सिंधु सभ्यता के जो लक्षण हैं वो वर्तमान भारतीय संस्कृति या हम भारतीय संस्कृति में उसके प्रभाव या देन या उपयोगिता या महत्व को देखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की देन है उसका वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है या वर्तमान में देन क्या है, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यही अगर भारतीय संस्कृति में देन पूछे तो हड़प्पा सभ्यता के बाद उसे वैदिक सभ्यता में ले सकते हैं, मौर्य काल में ले सकते हैं, गुप्त काल में ले सकते हैं। ठीक है। जो मध्यकालीन भारत है उसमें देख सकते हैं, आधुनिक भारत के अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक है। अगर भारतीय संस्कृति में देखें तो अगर वो वर्तमान में पूछे तो वर्तमान समय के अंतर्गत ही देखेंगे। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की देन आगे बढ़ती हैं इसमें। पहला क्या था? पहला था सामाजिक क्षेत्र। कौन सा? सामाजिक क्षेत्र। पहला राजनीतिक क्षेत्र है। पहला कौन सा है? राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है हड़प्पा सभ्यता की देन क्या रही है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वो देखते हैं। तो पहला क्या है? पहला है अपना, पहला क्या रहेगा अपना? पहला रहेगा सैन्य व्यवस्था। कौन सा? सैन्य व्यवस्था। व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। तो सैन्य व्यवस्था किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो वर्तमान में सैन्य व्यवस्था है वो हड़प्पा सभ्यता की देन रही है या हड़प्पा सभ्यता का अनुकरण किया है, या हम कहें कि हड़प्पा सभ्यता में जो सैन्य व्यवस्था दिखाई देती है वो वर्तमान में कुछ बदलते स्वरूप में हमें आज भी सैन्य व्यवस्था दिखाई देती है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सैन्य व्यवस्था देखते हैं हम, तो सुरकोतड़ा से सैनिक का चित्र प्राप्त हुआ है। सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा से क्या प्राप्त हुआ है? सुरकोतड़ा
से सैनिक चित्र प्राप्त हुआ है, सैनिक चित्र, ठीक है। और हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, और हड़प्पा से साथ ही द्वारपाल भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, द्वारपाल। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो सैनिक चित्र और द्वारपाल देखने को मिलते हैं, आज हम वर्तमान में या भारतीय संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो है सैन्य व्यवस्था देखते हैं। जैसे मौर्य काल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत की जो है संकल्पना पूरी की थी उन्होंने। तो एक बड़ी सेना के बल पर जो है उन्होंने एक अखंड भारत की रचना की थी। इसी प्रकार से सैनिक व्यवस्था के बाद में देखेंगे दुर्गीकरण। क्या देखेंगे इसके बाद? दुर्गीकरण, दुर्गीकरण, ठीक है। तो दुर्गीकरण देखें तो दुर्गीकरण जो हड़प्पा सभ्यता के प्राय जो स्थल थे या नगर थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। उनमें जो पश्चिमी टीला था, उसका पश्चिमी टीला सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता था। तो पश्चिमी टीला जो पश्चिमी टीला था वो सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता था। सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ करता था, घिरा हुआ होता था, तो घिरा हुआ होता था, ठीक है। तो पहला क्या था? सैनिक व्यवस्था। दूसरा दुर्गीकरण देखा। तीसरे की बात करें हम कि तीसरा क्या रहेगा, तो तीसरे में हम राजकोष को देख सकते हैं। क्या? राजकोष। तो राजकोष किस प्रकार से वर्तमान समय में हमें राजकोष दिखाई देता है, अगर उसे जो है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड करें तो हमें अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके? अन्नागार के। अन्नागार, तो अन्नागार प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो सैनिक चित्र प्राप्त हुआ है सुरकोतड़ा से, और द्वारपाल प्राप्त हुए हैं, तथा जो पश्चिम टीला जो सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता था, और अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो हम क्रमशः कह सकते हैं कि आज वर्तमान में वह सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत रख सकते हैं, उसे दुर्गीकरण में रख सकते हैं, और राजकोष के अंतर्गत रख सकते हैं। दुर्गीकरण के अंतर्गत अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो है देखें, तो दुर्गीकरण क्या, एक किला ही तो होता था, तो भारत में किलों का निर्माण हुआ। इसी आधार पर क्या हुआ? इसी आधार पर क्या हुआ? इसी आधार पर जो है दुर्गीकरण में देखे, इसी आधार पर क्या हुआ? भारत में किलों का निर्माण हुआ, किलों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में देन रही, किसमें? राजनीतिक क्षेत्र में। इसके बाद देखेंगे सिंधु सभ्यता की जो देन में कौन सा? सामाजिक क्षेत्र। कौन सा? सामाजिक क्षेत्र। दूसरा क्या है? सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या रही देन, या उसका प्रभाव क्या रहा सामाजिक क्षेत्र में? तो सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत देखें हम, सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है, तो सबसे पहले दिखाई देता है वर्ण व्यवस्था। क्या? वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। तो वर्तमान में जो वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है वो एक सिंधु सभ्यता की देन रही है, ठीक है। हालांकि वर्ण व्यवस्था में क्या था, वहां वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत था विद्वान। क्या था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ठीक है। अब वर्तमान समय में देखें वर्ण व्यवस्था, तो है यही चीज, लेकिन इसका स्वरूप बदल गया है। जैसे विद्वान को हम वर्तमान में देख सकते हैं। विद्वान को किस में देख सकते हैं वर्तमान में? देखें अगर विद्वान, तो एक ब्राह्मण है। क्या? ब्राह्मण। किसमें देखें हम? ब्राह्मण, ठीक है। योद्धा को हम क्षत्रिय रूप में देख सकते हैं, क्षत्रिय। व्यापारी को हम किस रूप में देख सकते हैं? वैश्य रूप में देख सकते हैं, वैश्य। और जो है श्रमिक को किस रूप में देख सकते हैं? तो श्रमिक को हम शूद्र रूप में देख सकते हैं। किस रूप में? शूद्र रूप में, ठीक है। अब
वर्ण व्यवस्था के बाद हम देखें कि सामाजिक क्षेत्र में समता मूलक समाज, क्या समता मूलक समाज, समता मूलक, तो समता मूलक समाज भी जो है समाज हड़प्पा सभ्यता की देन रहा है। ठीक है, समता मूलक समाज, जैसे समता मूलक समाज में देखें हम क्या नहीं था, तो समता मूलक समाज में जाति, जो समता मूलक समाज में क्या नहीं है, तो छुआछूत नहीं है, छुआछूत, ठीक है, और क्या नहीं है, और जो है जाति प्रथा नहीं है, जाति प्रथा नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत देखें हम, या जो है वर्तमान में देखें हम, तो कहीं ना कहीं जो है छुआछूत से जो है हम दूर हो रहे हैं। छुआछूत इतनी नहीं रही है जो प्रारंभ में या प्राचीन समय में रही है। ठीक है, या मध्यकाल में या आधुनिक युग तक जो है छुआछूत बड़े पैमाने पर रही थी। ठीक है, जाति प्रथा देखें तो जाति प्रथा भी एक बुराई है, कुरीति है, उसे भी जो है हम सीख ले रहे हैं कि जाति प्रथा भी जो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत नहीं थी, तो वर्तमान समय में भी हम जाति प्रथा से जो है उन्मुख हो रहे हैं, मतलब अलग हो रहे हैं उससे। ठीक है, तो समता मूलक समाज रहा है। इसके बाद देखें महिलाओं की दशा, क्या महिलाओं की दशा, महिलाओं की दशा, महिलाओं की दशा, तो महिलाओं की दशा के अंतर्गत देखें कि सबसे अधिक महिलाओं की दशा देखें तो महिलाओं की दशा सिंधु सभ्यता के अंतर्गत अच्छी है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक समाज है, तो कहीं ना कहीं जो है माता की चलती होगी। ठीक है कि नहीं। इसके बाद में हम उसी को जो है आगे देखें तो ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी रही है, तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो है महिलाओं की सर्वाधिक अच्छी स्थिति कब रही है, तो ऋग्वैदिक काल में रही है। उसके बाद में जो है हम आज भी जो है महिलाओं की दशा और महिलाओं के सशक्तिकरण में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो महिलाओं की दशा हो सकती है। इसके बाद जो है मनोरंजन के साधन है और भी कुछ जो भी चीजें हैं वो लिख सकते हैं हम सामाजिक सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत। सामाजिक क्षेत्र के बाद में जो है अब आएगा हमारा कौन सा क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र। ठीक है, तो सामाजिक क्षेत्र के बाद अगला रहेगा धार्मिक क्षेत्र। ठीक है, कौन सा, धार्मिक या आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र ले लो पहले। कौन सा, आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत देखे हम कृषि, तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कृषि कर रहे थे, आज भी हम कृषि कर रहे हैं, क्या कृषि। तो कृषि के अंतर्गत क्या था वहां, कृषि के अंतर्गत क्या था, तो कृषि में देखें हम तो वो जुताई से परिचित थे, जुताई से परिचित है। ठीक है, हल का प्रयोग कर रहे हैं, हल का प्रयोग कर रहे हैं वो। ठीक है, 9 प्रकार की फसलें प्राप्त कर रहे हैं वो, 9 प्रकार की फसलें प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो कृषि के अंतर्गत देख सकते हैं कि जुताई कर रहे हैं वो, हल का प्रयोग कर रहे हैं, 9 प्रकार की फसलें प्राप्त कर रहे हैं। आज भी हम जो है क्या कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं। ठीक है, हल का प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि हल पहले जो है बैलगाड़ी के द्वारा खींचा जाता था। ठीक है, आज जो है मशीनीकरण का युग आ गया है, तो मशीन के माध्यम से जो है हल का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें ट्रैक्टर लगा के जो है अन्य जो है उपकरण लगा के। ठीक है, और 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, तो वर्तमान समय में भी जो है अनेक विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं। ठीक, अब कृषि के अलावा देखें हम पशुपालन की बात करें, सिंधु सभ्यता में किसकी बात करें, पशुपालन, 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 पशुपालन। तो पशुपालन में देखें तो वो किन किन पशुओं को पालते थे, तो एक तो दुधारू पशुओं को पालते थे जो दूध देते थे, जैसे गाय, भैंस, भेड़, भेड़ से तो ऊन प्राप्त करते थे वो। ठीक है, भेड़, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है, और इसके अलावा ऊंट पालते थे, ऊंट राजस्थान के लोग पालते थे। इसके अलावा हाथी पालते थे वो लोग, हाथी जो है गुजरात के लोग पालते थे। तो आज भी जो है हम इन चीजों को पालते हैं कि नहीं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, हाथी आदि पशुओं को जो है पालते थे। ठीक है, इसके बाद देखें हम
व्यापार की बात करें, किसकी, इसी में आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत हम देखें आगे, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, क्या, व्यापार। तो व्यापार दो तरीके से होता था सिंधु सभ्यता में, आज भी जो है दो तरीके से होता है, या उसके बाद में जो है वैदिक सभ्यता में देखें, या जो है अन्य कालों में देखें, मौर्य काल में देखें, गुप्त काल में देखें, या मिडिवल हिस्ट्री में देखें, या आधुनिक भारत में देखें, तो व्यापार हो रहा है। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो व्यापार है वो एक तो जो है जल परिवहन के द्वारा करते थे, जल जल द्वारा, मतलब व्यापार कैसा था उनका, एक तो विदेशी व्यापार, वो परिवहन में रखेंगे पर जल वगैरह, एक विदेशी व्यापार करते थे ये लोग, विदेशी व्यापार, ठीक है, और एक आंतरिक व्यापार था, आंतरिक व्यापार करते थे ये लोग, ठीक है। आज भी जो है वर्तमान में हम विदेशी व्यापार कर रहे हैं, और सिंधु सभ्यता के लोग उस टाइम पे मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करते थे, मध्य एशिया, मध्य एशिया और जो है पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करते थे, पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करते थे ये लोग, ठीक है। आज जो आज हम विदेशी व्यापार की ओर उन्मुख हैं या विदेशी व्यापार की ओर अग्रसर हैं, वो कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता की देन है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो है विदेशी व्यापार हो रहा है, पश्चिम एशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के लोग, मध्य एशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं। आज भी जो है आज भी हम वर्तमान समय में जो है व्यापार कर रहे हैं, अलग अलग देशों से व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं, चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं जैसे, ठीक है। आंतरिक व्यापार में वो लोग जो है अंतर्देशीय व्यापार या राज्य राज्यों के बीच या शहर शहर के बीच में जो है व्यापार करते थे, ठीक। अगला देखें आर्थिक क्षेत्र में ही परिवहन, क्या, परिवहन, परिवहन। तो परिवहन वो दो प्रकार से या दो माध्यमों से कर रहे हैं, एक जल परिवहन, जल परिवहन, और एक स्थल परिवहन, स्थल परिवहन, ठीक है। जल परिवहन में देखें हम तो जल परिवहन में किसका उपयोग कर रहे हैं, नाव या जहाज का उपयोग कर रहे हैं। आज भी हम जो है वर्तमान में जो है सर्वाधिक व्यापार है वो जहाजों के माध्यम से हो रहा है, पानी वाले जहाजों के माध्यम से हो रहा है। आज वर्तमान समय में देखें भारत का जो सर्वाधिक व्यापार है उसमें सर्वाधिक व्यापार में जो है सर्वाधिक जो है समुद्री व्यापार है, जहाजों के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। स्थल परिवहन में देखें हम तो स्थल परिवहन में जो है वो बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, इक्का गाड़ी। आज जो है हम वर्तमान समय में जो है ट्रेन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रक का उपयोग कर रहे हैं, ट्रेन है, ट्रक है आदि इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आर्थिक क्षेत्र में शिल्प और उद्योग देखें, क्या, शिल्प और उद्योग, शिल्प और शिल्प और उद्योग, शिल्प और उद्योग, ठीक है। तो उस समय किन किन उद्योगों का उपयोग किया जा रहा था, जैसे वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था वहाँ, वस्त्र उद्योग, ठीक है। वस्त्र उद्योग के अलावा आभूषण उद्योग था, आभूषण उद्योग, आभूषण उद्योग, ठीक है, आभूषण उद्योग, वस्त्र उद्योग था, आभूषण उद्योग था, कौन कौन सा, वस्त्र उद्योग है और आभूषण उद्योग है। इसके अलावा मन के निर्माण उद्योग मिल रहा था, मन के निर्माण उद्योग मिल रहा था, तो मन के बनाने के कारखाने मिल रहे थे, लोथल चनूदड़ों से, कहाँ से, लोथल से, चनूदड़ों से, बनावली से और राखीगढ़ी से, ठीक है। लोथल, चनूदड़ों, बनावली और राखीगढ़ी से मन के निर्माण केंद्र मिल रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से वस्त्र उद्योग तो आज भी है, वस्त्र उद्योग आज भी जो है बना हुआ है। आभूषण उद्योग के अंतर्गत आज भी स्वर्ण लोग हैं, आभूषण निर्माण के अलग अलग कारखाने बने हुए हैं। मन के बनाने, मन के मतलब गुड़िया होता है, तो मन के निर्माण केंद्र भी आज भी देख सकते हैं, जो माला वगैरह पहनती है ना लड़कियां या महिलाएं, उनमें गुड़िया गोल गोल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो शिल्प और उद्योग को हम आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है माप तौल की प्रणाली, क्या, माप तौल की प्रणाली विकसित कर ली थी उन लोगों ने, माप तौल की प्रणाली, माप तौल की प्रणाली, माप तौल की प्रणाली, ठीक है। वर्तमान समय में भी माप तौल की प्रणाली के अंतर्गत वो पैमाने वगैरह का उपयोग कर रहे थे, पैमाने, पैमाने का उपयोग कर रहे थे,
बांट का उपयोग कर रहे थे। जैसे पैमाने तो हमें हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, लोथल से मिला है। हड़प्पा से हमें तांबे का पैमाना मिला है, मोहनजोदड़ो से हमें सीप या बांट का पैमाना मिला है, लोथल से हमें हाथी दांत का पैमाना मिला है। वहीं बांट की बात करें तो बांट का उपयोग कर रहे थे वो, तराजू का उपयोग कर रहे थे, तराजू का उपयोग कर रहे थे वो लोग। बांट तो सीप या शंख का बांट हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, वहीं मोहनजोदड़ो से मिट्टी का बना तराजू प्राप्त हुआ है। तो वर्तमान में या भारतीय संस्कृति में जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद में पैमाने का भी उपयोग हुआ है। बांट बांट मतलब एक ऐसे पत्थर का बना लिया, 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, ठीक है। आज जो है उसका रूप बदल गया। आज कई जो है जो आटा पीसते, अनाज पीसते हैं ना, उन चक्कियों पर जो है बांट मिल जाएंगे पत्थर के, 5 किलो के या 10 किलो के, 15 या 20 किलो का, ठीक है। आज वो जो है दुकानदारों पर जो लोहे का मिल जाएगा, लोहे का बना हुआ। तराजू तो तराजू पहले होता था दो इस तरीके से बीच में टांगने वाला तराजू रहता था, ठीक है। और जो न्यायपालिकाएं होती हैं, हाईकोर्ट वगैरह, जो वहाँ जो है तराजू वो पकड़े हुए रहते हैं ना तराजू। आज जो है उसने मशीन का रूप ले लिया है। किसका? मशीन का। तो माप तौल की प्रणाली हो गई। तो इसके बाद देखें हम, अगला रहेगा हमारा कौन सा क्षेत्र? धार्मिक क्षेत्र। तो धार्मिक क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का क्या प्रभाव रहा? हड़प्पा सभ्यता की क्या देन रही किसमें? धार्मिक क्षेत्र में, वो देखेंगे। तो अगला क्या है? धार्मिक क्षेत्र। क्या है? धार्मिक क्षेत्र। तो धार्मिक क्षेत्र में हम अग्नि पूजा, कौन कौन सी पूजा देखेंगे धार्मिक क्षेत्र में? वो किन किन चीजों की पूजा कर रहे थे? जैसे अग्नि पूजा, अग्नि अग्नि पूजा कर रहे थे। आज भी हम जो है अग्नि पूजा करते हैं, आज भी हम जो है यज्ञ करते हैं, उसमें जौ की आहुति देते हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में भी जो है यज्ञ में जौ की आहुति दी जाती थी। उसके बाद में भी जो है यज्ञ और कर्म कांड बढ़े, ठीक है। तो अग्नि पूजा, अग्नि पूजा के बाद पृथ्वी पूजा, पृथ्वी पूजा। तो पृथ्वी को ये उर्वरता की देवी मानते थे, ठीक है। आज भी हम पृथ्वी की पूजा करते हैं। सुबह जागते हैं तो सुबह खटिया से उठते या पलंग से उठते जो है धरती को प्रणाम करते हैं, तो पृथ्वी पूजा। इसके बाद देखें तो जल पूजा, जल पूजा। तो आज भी जो है वर्तमान में हम जो है जल पूजा को महत्व दे रहे हैं कि नहीं? सामूहिक रूप से गंगा नदी के तट पर स्नान कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो वही है, तो जल पूजा हो गया, जल पूजा। वृक्ष पूजा, तो सिंधु सभ्यता के लोग वृक्षों की पूजा कर रहे हैं, पीपल की है, नीम की है, बबूल की है। आज भी हम जो है पीपल की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तुलसी की पूजा कर रहे हैं, तो वृक्ष पूजा हो गया। अब वृक्ष पूजा के बाद में पशु पूजा, क्या? पशु पूजा। सिंधु सभ्यता के लोग जो है बैल को, कुवड़ वाला सांड सबसे पूज्य पशु माना जाता था। आज भी जो है पूज्य पशु माना जाता है। गाय को जो है पूज्य पशु मानते हैं लेकिन आज, ठीक है। तो वही चीज है, तो कुवड़ वाले सांड या बैल को जो है पूजा जाता था, आज भी जो है पूजा जाता है उसे। इसके बाद देखें हम पशु पूजा के बाद मूर्ति पूजा। क्या? मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। तो सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं क्या? क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अनेक स्त्री मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आज भी हम जो है अपनी घरों में मूर्ति ले आते हैं, नहीं, छोटा मंदिर बना लेते हैं, वही में उसी में जो है कृष्ण भगवान बैठा देते हैं या अन्य किसी जो है देवी देवता को बैठा देते हैं। तो आज भी जो है मूर्ति पूजा का प्रचलन है, ठीक है। तो मूर्ति पूजा के बाद पशुपति शिव की पूजा, किसकी? पशुपति शिव, पशुपति शिव। तो आज भी जो है पशुपति शिव माने शिव का आद्य रूप है ये, और पशुपति शिव आज भी जो है हम शिव की पूजा कर रहे हैं, तो पशुपति शिव हुआ। उसके बाद लिंग और योनि की पूजा, लिंग और योनि की पूजा कर रहे हैं, लिंग और योनि की पूजा कर रहे हैं वर्तमान में भी हम, ठीक है। लिंग जैसे शिव जी का जो शिवलिंग है उसकी पूजा कर रहे हैं, तो लिंग पूजा। योनि कामाख्या देवी का जो मंदिर है वहां जाकर पूजा करती हैं, ठीक है। इसके बाद देखें हम नाग पूजा भी कर रहे हैं। किसकी पूजा? नाग पूजा। तो नाग पंचमी के दिन नाग पूजा करते हैं कि नहीं? नाग पूजा करते हैं, ठीक है। जो बामू वगैरह होता है वहां दूध चढ़ाते हैं, ठीक है। शिवलिंग पर जाकर दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि शिवलिंग के आसपास जो है
सांप वगैरह या नाग वगैरह का वास माना जाता है। नाग पूजा के बाद जो है हम प्रतीक पूजा देखते हैं, प्रतीक पूजा। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है प्रतीक के रूप में जो है इस प्रकार से स्वास्तिक चिन्ह की पूजा की जाती थी। आज भी जो है ये स्वास्तिक बनाया जाता है, ठीक है। घरों की दीवारों पर जो दरवाजे होते हैं ना, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आज भी हम जो है स्वास्तिक की पूजा कर रहे हैं प्रतीक पूजा के रूप में, ठीक है। तो ये धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब धार्मिक क्षेत्र के बाद में जो है इसी में जो है धार्मिक क्षेत्र में एक और चीज है, जैसे अंधविश्वास जो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखा जा सकता है और आज भी जो है अंधविश्वास बना हुआ है। जैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में ताबीज जैसी संरचना प्राप्त हुई है, किसकी, ताबीज जैसी। तंत्र मंत्रों का प्रयोग हुआ करता था सिंधु सभ्यता में, तो ताबीज तथा तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद में देखें हम, जैसे वर्तमान सिंधु सभ्यता के लोग भूत प्रेत और पुनर्जन्म की अवधारणा मानते थे। आज भी जो है हम भूत प्रेत और पुनर्जन्म की अवधारणा मानते हैं। जैसे कहीं जाकर तो बाबा इसको भूत लग गया, ठीक है, तो ताबीज वगैरह बना देते हैं, झाड़ फूंक कर देते हैं, पुड़िया बना के दे देते हैं भभूत के रूप में, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है अंधविश्वास भी जो है धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्या, अंधविश्वास। तो सिंधु सभ्यता में भी अंधविश्वास था और वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि अंधविश्वास है, ठीक है। तो धार्मिक क्षेत्र के बाद में जो है हम उसके नगर नियोजन की बात करें, तो सिंधु सभ्यता में जो नगर नियोजन है, क्या उसकी वर्तमान में जो है उसकी देन है। तो अगला क्या रहेगा, कौन सा पॉइंट रहेगा, पांचवा, नगर नियोजन। अगला पॉइंट क्या है, पांचवा, नगर नियोजन। नगर नियोजन। तो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख देन है, सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता की प्रमुख देन प्रथम नगरीकरण है। प्रथम नगरीकरण का सूत्रपात है, प्रथम नगरीकरण का सूत्रपात है, ठीक है। और इसी को आधार बनाते हुए देखते हैं हम कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में दूसरा नगरीकरण हुआ, ठीक है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में दूसरा नगरीकरण हुआ, दूसरा नगरीकरण हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें नगरीकरण के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद बात करें हम नगरीकरण में कि जो सड़क पद्धति है, क्या, सड़क पद्धति है, जल निकास प्रणाली है और जल प्रबंधन है, ठीक है। क्या देख सकते हैं इसी में, सड़क पद्धति, ठीक है, सड़क पद्धति देख सकते हैं इसी में। जल निकास प्रणाली देख सकते हैं, जल निकास प्रणाली, ठीक है। इसी में जो है फिर जल प्रबंधन की व्यवस्था देख सकते हैं, जल प्रबंधन की व्यवस्था, ठीक है। तो सड़क पद्धति, जो सिंधु सभ्यता में सड़क पद्धति के अंतर्गत देखें तो किस प्रकार से सड़कें बनती थी, तो परस्पर समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री एंगल पर काटती थी, तो जिससे जो है ट्रैफिक की समस्या नहीं बनती थी। तो सड़क पद्धति में जो है उन लोगों ने ग्रिड पद्धति का उपयोग किया था, ग्रिड पद्धति। आज भी जो है कई नियोजित शहरों में जो है ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। जैसे जो है चंडीगढ़ शहर है वो एक नियोजित शहर है, चंडीगढ़ भारत का प्रथम नियोजित शहर है। तो प्रथम नियोजित या योजनाबद्ध जो शहर होता है उसकी जो प्लानिंग होती है वो पहले से ही हो जाती है कि कहाँ जो है पार्क बनना है, कहाँ जो है उसकी पार्किंग बननी है, कहाँ जो है खेल का मैदान बनना है, ठीक है, कहाँ जो है मार्केट बननी है उसकी, ठीक है। जल निकास प्रणाली, तो जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देख सकते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो की जो जल निकास प्रणाली है वो बेहतर है, ठीक है। आज वर्तमान समय में जो जल भराव है
वो एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि आप देखते हो कि अत्यधिक अभी जो है अत्यधिक बारिश के कारण जो है कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या देखी जाती है। तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले जयपुर है, तो जयपुर में जल भराव जो हो गया था, अब कुछ लोग जो है उसमें नहाने लगे हैं, डुबकी लगाने लगे हैं। तो जल भराव जो है नहाने की चीज नहीं है, डुबकी लगाने की चीज नहीं है, जल भराव एक समस्या है। ठीक है। तो इन चीजों से निपटने के लिए हम हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकास प्रणाली है उसे हम देखकर उसे अपने यहाँ के आसपास क्षेत्रों में उसे बदल सकते हैं। तो जल निकास प्रणाली जो है हड़प्पा सभ्यता की देन रही है। ठीक है। इसके बाद जल प्रबंधन की व्यवस्था देख सकते हैं। आज जल प्रबंधन की व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं हम इंदौर जैसे शहरों में या कई शहरों में, बुरहानपुर, जहाँ जो है जल की समस्या बनी रहती है, वहाँ जो है छत से डायरेक्ट जो है नीचे गड्ढा खोद के जो है पानी को स्टोर कर लिया जाता है। उस तरीके से जल प्रबंधन है। तो कहीं ना कहीं जो है जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है उसके तहत। ठीक है। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत रहेंगी अपनी, तो नगर नियोजन के अंतर्गत रहेंगी। इसके बाद जो है कला क्षेत्र के अंतर्गत देखें हम, किसके, कला क्षेत्र, कला क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। तो कला क्षेत्र में क्या रहेगा, जैसे मूर्ति कला थी वहां पर, मूर्ति कला क्या था, मूर्ति कला, वहां से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अनेक स्त्री मृण मूर्तियां प्राप्त हो रही है ना। तो मूर्ति कला आज भी वर्तमान में जो है मूर्ति कला, ठीक है। जैसे अभी जो है अयोध्या में जो है राम की मूर्ति बनाई गई है कि नहीं, उसी तरीके से जो है मूर्ति कला सिंधु सभ्यता के अंतर्गत भी मूर्ति कला थी। वह कहीं ना कहीं जो है हड़प्पा सभ्यता से प्रेरित है आज की जो मूर्तियां हैं। ठीक है। और जो बाद की मूर्तियां हैं, तो वह प्रभाव दिखाई देता है हमें। उसके बाद जो है मूर्ति कला के बाद में चित्रकला देख सकते हैं, चित्रकला। तो सिंधु सभ्यता से हमें जो सैनिक का चित्र प्राप्त हुआ है, या मृदभांड या मिट्टी के बर्तन पर जो है चित्रकारी करते थे वो लोग, आज भी जो है हम चित्रकारी कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तनों पे चित्रकारी कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक के जो है आज तो घरों की दीवारों पर जो रूम होते हैं उसमें जो है अंदर अपने जो है चित्रकारी से ही जो है रूम अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड लगता है कि हाँ भाई हम रहते हैं। ठीक। चित्रकला के बाद देखें स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला में क्या रहेगा, तो स्थापत्य कला में जो है भवनों का निर्माण, तो सिंधु सभ्यता में भवनों का निर्माण हो रहा है, सभागार का निर्माण हो रहा है मोहनजोदड़ो में। ठीक है। और अन्नागार मिल रहे हैं। ठीक है। क्या मिल रहा है, सभागार, या हम देखें जो गोदी, इसमें लिख लें गोदीवाड़ा मिल रहा है, गोदीवाड़ा। ठीक है। और अनेक जो है स्वर्णकारों के जो है कमरे प्राप्त हो रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। इसी के बाद में ये जो टॉपिक है वो हमारा समाप्त हुआ। यहाँ पर कौन सा टॉपिक था कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की देन क्या रही है, ठीक, उसका प्रभाव क्या था जो वर्तमान में हम देखते हैं या भारतीय संस्कृति के अंतर्गत देखते हैं, या उपयोगिता या उसका महत्व। तो इन सभी जो है प्रश्नों में की पॉइंट यही रहेंगे। बस क्वेश्चनों का जो स्वरूप है या शब्दों का ढालना है वो केवल आपको परिवर्तन करना है। ठीक है। की पॉइंट ये सभी सारे रहेंगे इसके अंतर्गत। और इसके बाद में जो है अगला टॉपिक देखें हम कि हड़प्पाई नगरीकरण की वर्तमान प्रासंगिकता, हड़प्पाई नगरीकरण की वर्तमान प्रासंगिकता क्या रहेगा, अगला टॉपिक क्या है। अगर आपसे पूछा जाए इस प्रकार से, हड़प्पाई, हड़प्पाई क्या रहेगा, हड़प्पाई नगरीकरण की, हड़प्पाई, हड़प्पाई नगरीकरण की वर्तमान प्रासंगिकता, वर्तमान प्रासंगिकता। ठीक है। तो हड़प्पाई नगरीकरण की वर्तमान प्रासंगिकता देखें तो क्या है वर्तमान प्रासंगिकता। तो वर्तमान समय में जैसे समस्या दिखाई देती है ना, हमें कौन कौन सी समस्या देखें हम वर्तमान में, जैसे वर्तमान में हमें समस्या दिखाई देती है स्वच्छता की। क्या, स्वच्छता, स्वच्छता एक अगर स्वच्छता है, स्वच्छता से नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारी पनपेगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो स्वच्छता में देखें हम तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो गलियों की तरफ जो है अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं। तो गलियों में या गलियों की तरफ दरवाजे का निर्माण, गलियों की तरफ दरवाजे का निर्माण, गलियों की तरफ दरवाजे का निर्माण। ठीक है। तो
इन चीजों से जो है एक स्वच्छता का ध्यान दे रहे हैं वो लोग आज भी जो है वर्तमान समय में स्वच्छता का ध्यान दिया जा रहा है स्वच्छता के अंतर्गत। अब वो स्वच्छता के बाद देखें तो एक जल भराव है। क्या? जल भराव एक समस्या है। जल भराव क्या है? एक समस्या है। मैंने अभी बताया कि जल भराव नहाने का स्थान नहीं है, जल भराव एक समस्या है। और सिंधु सभ्यता में जिस प्रकार से एक जल निकासी प्रणाली थी उसी प्रकार से जो है आज वर्तमान समय में उसी को माध्यम बनाते हुए जो है जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था अनेक शहरों में की जा रही है। जो बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है, या जो महानगर है उनमें जल निकासी प्रणाली जो है धीरे धीरे बेहतर की जा रही है, उनमें सुधार किया जा रहा है। तो जल भराव, ठीक है। उसके बाद देखें हम एक ट्रैफिक, एक सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक, ठीक है। तो महानगरों में या बड़े शहरों में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। तो जो है जल भराव को किससे निपटा जा सकता है? जल निकासी प्रणाली से, जल निकासी प्रणाली से, ठीक है। और ट्रैफिक की समस्या को तो जैसे सिंधु सभ्यता में ग्रिड पद्धति पर निर्मित सड़कें थी, ग्रिड पद्धति पर निर्मित सड़कें थी, उसी प्रकार की जो है सड़कें आज वर्तमान समय में बनाई जा रही हैं, ठीक है। और केंद्रीय मंत्री हैं जो परिवहन से संबंधित सड़क वाले, जो नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा जो है कई सड़कों का निर्माण, बड़ी बड़ी सड़कें, हाईवे आदि का निर्माण उसी आधार पर किया जा रहा है, ठीक है। तो जिससे जो है समय की जो है बचत हो सके। तो एक ट्रैफिक जो है समस्या है वो एक स्थान की कमी भी देख सकते हैं इसमें। किसकी? स्थान की कमी। तो स्थान की कमी, तो स्थान की कमी में क्या रहेगा? जैसे सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सभागार का निर्माण किया गया, जैसे मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? सभागार मिला है। तो सभागार, अन्नागार देखें तो अन्नागार भी एक सामूहिक स्थान था। स्नानागार देखें तो स्नानागार भी एक सामूहिक स्थान है, स्नानागार। ये सब चीजें क्या है? सामूहिक स्थान है। यहाँ जो है लोग समूह में रहते हुए जो है इन स्थानों का उपयोग करते थे, तो सामूहिक स्थान है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हड़प्पाई नगरीकरण की वर्तमान प्रासंगिकता बता सकते हैं। और एक बार रिवीजन देखते हैं, एक बार रिवीजन और कर लेते हैं इन चीजों का। तो टॉपिक क्या था? हड़प्पा सब पहला टॉपिक क्या था? हड़प्पा सभ्यता की देन, उपयोगिता, महत्व या प्रभाव। तो एक तो यही आएगा कि इसका प्रभाव भारतीय संस्कृति में क्या पड़ा, या भारतीय संस्कृति में देन क्या रही, या उसकी उपयोगिता क्या रही। तो लिखने का तरीका आपका वैदिक सभ्यता से ही प्रारंभ हो जाएगा वर्तमान समय तक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की वर्तमान में क्या देन है, तो आपको केवल वर्तमान के समय का ही बताना है, उसमें मौर्य काल का नहीं बताना है, उसमें गुप्त काल का नहीं बताना है, मध्यकालीन का नहीं बताना है, ठीक है। तो इसमें जो हड़प्पा सभ्यता की देन के अंतर्गत देखें हम, पहला क्या था? राजनीतिक क्षेत्र पढ़ेंगे। तो राजनीतिक क्षेत्र, उसके बाद जो है सामाजिक क्षेत्र में क्या देन रही है, उसके बाद आर्थिक क्षेत्र, उसके बाद धार्मिक क्षेत्र, नगर नियोजन और कला क्षेत्र, ठीक है। तो राजनीतिक क्षेत्र में क्या देखा था हमने? सबसे पहले कि जो सैनिक व्यवस्था है वर्तमान समय में, वो कहीं ना कहीं हम जो हड़प्पा सभ्यता से देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो सुरकोटड़ा से सैनिक का चित्र प्राप्त हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में जो है द्वारपाल प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में जो है एक सैनिक व्यवस्था है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। उसके बाद दुर्गीकरण देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो प्राय दो भागों में विभाजित थे। जो पश्चिमी टीला था वो सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता था। आज जो है बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया जाता है, या जो है प्राचीन भारत में या आधुनिक भारत या जो है मिडेवल हिस्ट्री में देखें हम, बड़े बड़े किलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद में राजकोष देखें तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो अन्नागार है, वो अन्नागार कहीं ना कहीं आज के जो है राजकोष के रूप में रहे होंगे, ठीक। इसके बाद सामाजिक क्षेत्र में देन देखें सिंधु सभ्यता की, तो वर्ण व्यवस्था, सिंधु सभ्यता में 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 4 वर्ण। तो सिंधु सभ्यता में 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ठीक है। उसी का रूप बदल गया आगे के समय में, ठीक है। तो विद्वान मतलब ब्राह्मण कह सकते हैं हम, योद्धा मतलब क्षत्रिय, और व्यापारी वैश्य, और श्रमिक शूद्र। इसके बाद समता मूलक समाज है। सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो समता मूलक समाज है। हालांकि सिंधु सभ्यता में अमीरी गरीबी
देखा जा सकता है, लेकिन वहां पर छुआछूत और जाति प्रथा नहीं है। तो आज वर्तमान समय में इन्हीं चीजों को या कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, छुआछूत और जाति प्रथा। ठीक है, महिलाओं की दशा अच्छी थी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत में, जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। आज भी महिलाओं की जो सशक्तिकरण है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वो एक प्रकार से सिंधु सभ्यता की देन है। ठीक है, इसके बाद आर्थिक क्षेत्र में देखें तो सिंधु सभ्यता में कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, शिल्प एवं उद्योग, ठीक है, परिवहन, तो ये सब चीजें हैं। तो कृषि में वो जुताई कर रहे हैं। ठीक है, आज भी हम जो है जुताई कर रहे हैं, हल का प्रयोग करते थे, आज भी हम हल का प्रयोग कर रहे हैं। वे 9 प्रकार की फसलें प्राप्त करते थे, आज भी हम अनेक प्रकार की फसलें प्राप्त कर रहे हैं। वो पशुपालन के रूप में देखें तो पशुपालन क्या करें, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ऊंट, हाथी आदि का जो है पशुपालन के रूप में आज भी जो है वर्तमान में इन्हीं चीजों का पशुपालन किया जा रहा है, इन्हीं चीजों को पाला जा रहा है। तो व्यापार के रूप में देखें तो विदेशी व्यापार कर रहे हैं वो लोग, आज भी हम जो है विदेशी व्यापार कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मध्य एशिया, पश्चिम एशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, आज हम बड़े पैमाने पर जो है अमेरिका और चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, आंतरिक व्यापार कर रहे हैं, आज भी हम जो है आंतरिक व्यापार या अंतर्देशीय व्यापार कर रहे हैं राज्य राज्यों के मध्य में। ठीक है, परिवहन के रूप में देखें तो वो जल परिवहन का उपयोग करते थे, आज भी हम जल परिवहन का उपयोग कर रहे हैं। वो जल परिवहन के रूप में नाव या जहाज का उपयोग करते थे, आज हम जो है पानी के जहाज का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, स्थल परिवहन के अंतर्गत बैलगाड़ी, एक्का गाड़ी का प्रयोग कर रहे थे, आज जो है हम जो है ट्रक वगैरह आदि का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद शिल्प एवं उद्योग देखें तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है वस्त्र उद्योग देखने को मिल रहा था, आज भी वस्त्र उद्योग है। ठीक है, आभूषण उद्योग, आभूषण निर्माण केंद्र मिल रहे थे, आज भी जो है आभूषण बनते हैं। मन के निर्माण केंद्र मिल रहे थे, आज भी मन के निर्माण। ठीक है, माप तौल की मानक प्रणाली विकसित कर ली थी उन लोगों ने, जैसे पैमाना देखें, बांट है, तो क्या पैमाना, बांट और तराजू, आज भी जो है पैमाने का उपयोग किया जा रहा है। बांट होता है जो वजन तोलने का, 5 किलो का, 10 किलो का, और तराजू, आज भी तराजू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद धार्मिक क्षेत्र में वो किन किन चीजों की पूजा कर रहे हैं, तो अग्नि पूजा, आज भी हम अग्नि पूजा करते हैं, यज्ञ को जो है जौ की आहुतियां देते हैं। ठीक है, तो अग्नि पूजा कर रहे हैं। पृथ्वी पूजा करते हैं, क्या करते हैं, पृथ्वी पूजा करते हैं। या कई क्षेत्रों में देखा होगा आपने, जो जुताई करने से पहले उस खेत की पूजा की जाती है, तो पृथ्वी पूजा या उर्वरता की देवी की पूजा कर रहे हैं, तो आज भी हम जो है उसकी पूजा कर रहे हैं। जल पूजा, तो सामूहिक रूप से जल में स्नान किया जाता है क्या, गंगा नदी के तट पर जो है आप जो है कई लोग जो है परिवार के साथ जाते हैं, वहां डुबकी लगाते हैं, तो जो है जल पूजा की जा रही है। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा करते थे, पीपल, नीम, बबूल की, आज भी जो हम पीपल की पूजा करते हैं। ठीक है, पशु पूजा के रूप में वो कुएड़ वाले सांड की पूजा करते थे, आज भी हम जो है उसकी पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा करते थे, आज भी हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। पशुपति शिव की पूजा करते थे वो लोग, आज हम शिव की पूजा कर रहे हैं। लिंग और योनि की पूजा कर रहे थे, आज हम शिवलिंग और जो है कामाख्या देवी मंदिर आदि की पूजा कर रहे हैं। नाग पूजा के रूप में जो है वो नाग की पूजा करते थे, आज भी हम जो है नाग पंचमी के दिन नाग पूजा करते हैं। ठीक है, बामू वगैरह पे दूध चढ़ाते हैं। प्रतीक पूजा के रूप में वो स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे, आज भी हम जो है स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। घर के जो दरवाजे होते हैं, बाहर के दरवाजे, उसमें स्वास्तिक बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद में नगर नियोजन, तो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य देन है वो प्रथम नगरीकरण है। तो प्रथम नगरीकरण जो है सिंधु सभ्यता को ही माना जाता है, और इसी को आधार बनाते हुए हम जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में दूसरा नगरीकरण हुआ था। ठीक है, और इसके बाद में देखें हम कि नगर नियोजन में वहाँ की जो सड़क पद्धति बेहतर थी, सड़क पद्धति ग्रिड पद्धति पर निर्मित थी। सड़क पद्धति या नालियां देखें वो किस पद्धति पर निर्मित थी, ग्रिड पद्धति पर। आज जो है वर्तमान में इसी पद्धति पर हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। उस समय जल निकास प्रणाली बेहतर थी, आज भी हम जो है अंडरग्राउंड नालियों का उपयोग करके जो है जल निकास प्रणाली को बेहतर बना रहे हैं। ठीक है, जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी, आज भी हम जो है जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था करने की ओर जो है अग्रसर है। ठीक है, इसके बाद कला के क्षेत्र में वो लोग मूर्ति कला, आज भी हम जो है मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। चित्रकला, आज भी जो है हम चित्रकला या जो है जहांगीर कला, जो है जहांगीर के समय में या मुगल समय में देखें तो मुगल काल का जो है स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, जहांगीर के काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला के रूप में वे गोदीवाड़ा आदि का उपयोग कर रहे थे, आज भी हम जो है मुगल काल में बड़े बड़े जो है ताजमहल का निर्माण हुआ, किलों का निर्माण हुआ, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, वो स्थापत्य कला के अंतर्गत आएगा। ठीक है,
इसके बाद हड़प्पाई नगरीकरण की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, तो हम एक समस्या के रूप में देख सकते हैं इसे, समस्या को दूर करने के रूप में, ठीक है। तो समस्याएं क्या है, तो समस्याएं जैसे स्वच्छता को लेकर है, जल भराव को लेकर है, ट्रैफिक को लेकर है, और स्थान की कमी को लेकर है, ठीक है। तो स्वच्छता के रूप में वो लोग गलियों की तरफ जो है अपने दरवाजों का निर्माण करते थे, घरों के दरवाजों का निर्माण करते थे। जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए वो लोग जो है जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था की थी। ट्रैफिक को दूर करने के लिए उन्होंने ग्रिड पद्धति पर निर्मित सड़कें बनाई थी, और स्थान की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने सामूहिक स्थान बनाए थे, जैसे सभागार है, अन्नागार है और स्नानागार है, ठीक है। तो आज जो है दो क्वेश्चनों के ऊपर जो है चर्चा की हम लोगों ने, एक सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की देन या उपयोगिता या प्रभाव या उसका महत्व, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था हड़प्पाई नगरीकरण की वर्तमान प्रासंगिकता, ठीक है। दोनों ही आज हमने बेहतर तरीके से पढ़ ली, और आप जो है उसमें रजिस्टर या कॉपी में नोट करके जो है बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।